यूं तो भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है और इस देश की उन्नति के लिए किसानों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमेशा ही। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यहाँ के किसानों को समय समय पर अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए या उनकी मांग करने के लिए आंदोलनों से जूझना पड़ा है। अपनी रोजी रोटी छोड़कर आंदोलन में कूदना पड़ा है। हाल फिलहाल का किसान आंदोलन जो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हमने और पूरी दुनिया ने देखा, जिसने सरकार को मजबूर किया बैकफुट पर जाने के लिए। आज का ये लेख उन्हीं किसानों को समर्पित है। राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी में आज के लेख को हम उठा रहे हैं, वे किसानों की समस्या को ही उजागर करता है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी बतौर एक्टिविस्ट किसानों के आंदोलन में शामिल रहे हैं, जेल गए हैं, इसीलिए वे उसको ज्यादा करीब से देख सके हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर राहुल सांकृत्यायन जी किस नजरिए से किसान आंदोलन को हमारे सामने रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये 1940 ऑनवर्ड्स का दशक है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। आज के लेख का विषय है किसानों सावधान। तो आखिर वे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे राहुल सांकृत्यायन जी किसानों को सावधान कर रहे हैं, वे भी समझ लेते हैं। भारतीय किसानों की आर्थिक व्यवस्था कितनी गिरी हुई है, इसका पता उन्हें नहीं है। जो लोग उनकी श्रेणी के बाहर के हैं, उनको भी इसका ख्याल नहीं हो सकता। हमारे किसानों की गरीबी की तुलना के लिए हमें भारत से बाहर के किसानों की आर्थिक अवस्था जानने की जरूरत है कि दूसरे देशों में किसान कितने उन्नत और खुशहाल हैं। और पहले भी जिक्र जो था लेख में, गांधीवाद वाले में और दूसरे लेखों में भी, उसमें वे बताते हैं कि किस तरीके से किसानों से कंपैरिजन करते हैं रशिया के किसानों से खासकर, और कितनी खुशहाली है वहां पर, और किस तरह बड़े बड़े जुताई होती है खेतों की मशीनों से, और जो बीजारोपण है वो ऊपर प्लेनों से बीज गिराकर किया जाता है। तो कई तरह की चीजें उसमें वे बताते हैं। ऐसी गिरी हुई दशा में पहुंचे हुए किसानों को कांग्रेस ने जागृति, जीवन और आत्मसम्मान का संदेश दिया। वे जागे। वैसे तो भारत की ओर प्रांतों में भी किसानों में जागृति हुई, लेकिन बिहार के किसानों की जागृति अद्वितीय है। वहां वे कुछ संगठित भी हैं। बिहार में बड़ी बड़ी जमींदारियों और इस्तमारी बंदोबस्त होने के कारण किसानों और जमींदारों का विभाग स्पष्ट था। दोनों श्रेणियां अपने स्वार्थ, सुख दुख और सामाजिक संबंध में एक दूसरे से इतनी भिन्न थीं कि कांग्रेस आंदोलन को उस विभाजन सीमा पर पक्की मोहर लगाने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। तो काफी व्यंग्यात्मक शैली में लिख रहे हैं, बहुत कटाक्ष कर रहे हैं। इसे व्यंग्य सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कांग्रेस की उस वक्त रूपरेखा रही होगी उसके ऊपर गहरा कटाक्ष कर रहे हैं। उसे सिर्फ धूमिल बातों को स्पष्ट करा देना काफी था, और वह उसने करा दिया। बिहार के किसानों की शक्ति इतनी प्रबल है, इसका ख्याल शायद हमारे नेता जो आज घुल मिलकर बड़े बड़े जमींदारों के साथ चाय पानी करते तथा हाथ मिला रहे हैं, उनको भी नहीं है, और साधारण किसान को भी इसका पता नहीं है। आवाम को उसकी शक्ति का अंदाजा करा दीजिए तो आंदोलन का रुख ही कुछ और हो जाता है। किसानों की कठिनाइयां हमारे किसान कार्यकर्ता इस शक्ति को जानते हैं, और पूरी तौर से उस शक्ति को ज्ञान तो साम्यवादियों को ही होना चाहिए, और है। किसानों की कठिनाइयां और कष्ट काल्पनिक नहीं है, जिसको आप लोग लच्छेदार बातों या बहानों से दूर कर सकते हैं या उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। किसान धोखे में नहीं आ सकते, क्योंकि वे जीप हिला देने या स्याही से कागज काला कर देने मात्र से सुखी नहीं किए जा सकते। 1921 से ही उन्होंने कांग्रेस वालों के उपदेश सुने हैं, और इसका भी उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है कि कैसे वे अन्न वस्त्र विहीन हो कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। तो काफी कटाक्ष कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं कि क्या उनके बता देने से ही बड़े बड़े नेताओं के उन्हें ज्ञान होगा? उन्हें स्वयं नहीं पता कि वे किस तरह रह रहे हैं। वे कांग्रेस के मंत्रियों की
एक भी तसल्ली देने की बात नहीं सुनेंगे। वे तो पूछेंगे, पहले आधा पेट खाना मिलता था, आज हमें पौन पेट खाना दे रहे हो या नहीं? पहले हमें साल भर एक धोती से गुजारा करना पड़ता था, आपकी वजह से हमें धोती के साथ एक अंगोछा भी मिलने जा रहा है या नहीं? सारांश यह है कि वे आपके काम को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे। तो इन पंक्तियों से एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने जितने नजदीक से इन आंदोलनों को देखा और तरह तरह के नेताओं के अलग अलग भाषण सुने होंगे और किसानों के मन को वो कितने उद्वेलित करते होंगे, इन सब चीजों का उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा होगा। और साथ ही इससे एक बात तो पता चलती है कि कितना भी कुछ कर लीजिए, क्या इस देश का अन्नदाता कभी भी भरपेट भोजन के लायक अपने आप को नहीं समझ सकेगा? उन्हें कभी भरपेट भोजन कोई भी सरकार के तहत कभी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आधे पेट से थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएंगे। यदि 4 रोटी की भूख है और आप 2 खा रहे हैं तो 2 की जगह 3 आपको मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो भरा पेट नहीं होगा। सुनते हैं आप जमींदारों के साथ समझौता करना चाहते हैं, मंत्रियों में जमींदार ही अधिक हैं, इसके बारे में भी लोग कानाफूसी कर रहे हैं। मेरी समझ में मंत्रियों पर स्वार्थी होने का लांछन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन संबंध, दोस्ती और हेलमेल काफी प्रभाव डालते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से तो हमारे यहाँ शादी संबंध और जात पात का संबंध भी इस विषय में बड़ा बुरा असर करता है। जमींदारों को हमें हटा देना है और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। उनके साथ हमारे नेता समझौता करना चाहते हैं और वह समझौता निश्चय ही किसानों के नाम से किया जाएगा। किसानों के वोट से ही कांग्रेस ने गवर्नमेंट को अपने हाथ में लिया है। किसान ही मंत्री और मेंबर बनाने वाले हैं, इसलिए वे जो समझौता करेंगे उसे किसानों की ओर से समझा जाएगा और ये समझौता जमींदार लोग अपने अधिकार के चार्टर के तौर पर पेश करेंगे। तो यहां पर एक बात और देखने में आ रही है कि जमींदार और किसान अपने अपने वर्ग के हितों के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो मंत्री हैं वे जमींदार वर्ग से ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका रुझान अपने वर्ग के हितों की तरफ ज्यादा रहेगा। और यहां पर मैं एक शेरपुर वाली घटना जो मणिकर्णिका से थी, जिसका जिक्र पिछले लेख में भी मैंने किया था, वे दोबारा करना चाहूंगी। वे ये कि जब जमींदारों ने पूरी की पूरी चमरपट्टी जला दी थी, तो तुलसी राम जी वहां खुद गए थे और पूरी उन्होंने एक फुल फ्लेज रिपोर्ट तैयार करी थी, जिसे के वामपंथी नेताओं ने, बुर्जुआ नेताओं ने छपने नहीं दिया था। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं और इस तरीके से एटीट्यूड दिखाते हैं हमारे शीर्षस्थ नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, तो उनका बुर्जुआपन जो है वो सामने आ ही जाता है। उसकी एक खास वजह जो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी लिख रहे हैं कि ज्यादातर नेता जो है वो जमींदार वर्ग से ही शिफ्ट हुए थे कि अब तो सत्ता हस्तांतरित होने जा रही है, अपने हाथ में ही आने वाली है, तो चलो अब ये रुपए वसूली के साथ साथ पूरा सिस्टम के ऊपर भी कंट्रोल करना शुरू करो। किसानों के लिए सबसे खतरनाक समय इस वक्त आया है क्योंकि उनकी तरफ से गए प्रतिनिधि कुछ करने का अधिकार रखते हैं, और अब जब वे कुछ कर देंगे उनको हटाने के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। कि यदि किसान नेता ईमानदार होंगे और वे सभी के हितों में जो डिसीजन लेंगे, उसे हटाना, उसे टालना इतना आसान नहीं रह जाएगा आगे के आंदोलनों में। उस दिन असेंबली के उद्घाटन के समय 50,000 किसानों की भारी भीड़ को देखकर जमींदारों के कलेजे पर सांप लौट जाना स्वाभाविक था। सॉरी। लेकिन उससे हमारे नेताओं को भी कम अरुचि नहीं हुई। वे कहते हैं क्या किसानों को हम पर विश्वास नहीं है? क्या हम किसानों के आदमी नहीं हैं? वे तो इसी वक्त से चिंतित और सतर्क हो गए हैं। उनके उत्तर में मैं कहूंगा कि जिन लोगों को भीतर की बातें कुछ अधिक मालूम है वे तो उसी वक्त से चिंतित और सतर्क हो गए हैं, और साधारण जनता को भी ये जानने में देर न लगेगी कि अगर किसान सजग न रहेंगे और अपने अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार न होंगे तो धोखा खाएंगे। तो यहाँ पर कई सारी चीजें बता रहे हैं कि अब नेताओं को डर लगने लगा है कि हमने उन्हें जागृत कर दिया है और अब वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें संगठित होना आ गया है, जो नेताओं को भी अच्छा नहीं लग रहा है।
बड़े बड़े जमींदार खूब अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी श्रेणी के लिए ये जन्म मरण का सवाल है। उनके पास अगर हथियार होते तो वे खुली लड़ाई लड़ते, लेकिन उनके लिए तो गुंजाइश ही नहीं। एक बड़े प्रभावशाली जमींदार नेता ने तो, चाहे इसे बेवकूफी समझिए, एक आध कांग्रेस मंत्रियों को रास्ते से हटा देने की राय भी पेश की थी। तो ये 1940 के दशक का लेख है, और उस समय जिस तरह से किसान आंदोलित थे और जो नेता उनसे लगातार मिल रहे थे, किस नेता को हटाने की बात करी है और किस जमींदार नेता ने करी है, ये कोई भी मेंशन नहीं है। तो यदि इतिहास बोध नहीं है तो हम इसे समझ भी नहीं सकते कि आखिर बात किसके बारे में हो रही है। सोचिए, कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो बहुत डर भय खाकर जमींदारों की आमदनी पर कर बैठाने जा रहा है, उससे जमींदारों को 30-40 लाख रुपया और देना होगा। मेरे हिसाब से तो उसे 2 करोड़ होना चाहिए। तो क्या इतने रुपयों की जमींदार खुशी से जाने देंगे इतने रुपयों को? तो कहां 2 करोड़ और कहां महज 30-40 लाख? कितना बड़ा फर्क है वसूली में बड़े बड़े जमींदारों से। और आज वही फर्क पूंजीपतियों का दिखाई देता है। छोटे छोटे लोगों पर हर तरह का टैक्स लगा हुआ है, लेकिन इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं। उनका गबन किया हुआ रुपया आपकी और हमारी जेब पर कितना भारी पड़ रहा है, टैक्स के बोझ से हम कितना दब रहे हैं, और साथ में कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। इतना टैक्स लेने के बावजूद भी ना तो ढंग के विश्वविद्यालय हैं, ना ही कुछ और फैसिलिटी है, ना ही अच्छी सड़कें हैं, ना ही परिवहन के बहुत अच्छे साधन यहां पर मौजूद हैं, कुछ भी तो नहीं है। और किस तरीके से खुशी खुशी इतने बड़े टैक्स से उनको रियायत दे दी जाती है, और उसे भी वे देना नहीं चाहते हैं, ये भी एक खास बात है। और इससे भी बढ़कर तो खुद जमींदारी प्रथा के ऊपर ही नंगी तलवार लटक रही है। तो क्या इसके लिए वे चुपचाप रहेंगे? वे अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। साम दाम दंड भेद सभी सोच रहे हैं। जहां रिश्वत देने की जरूरत होगी वहां वे लाखों का तोड़ा खोल देंगे। जहां जात भाई के सवाल से काम चलेगा वहां उसके उपयोग से भी वे बाज नहीं आएंगे। किसानों, सावधान हो जाओ और आंख खोलकर देखते रहो कि तुम्हारे प्रतिनिधि तुम्हारे विरुद्ध कोई काम न कर सके। तो ऐसा नहीं है कि जो नेता उभरते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं कि यदि आपको अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो अपने नेता के ऊपर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी कि वे आपके अधिकारों की पेशकश किस तरह कर रहे हैं और कौन कौन सी मांगे हैं जो वो मान रहे हैं। कांग्रेस पहले अपने प्रतिनिधियों को गवर्नमेंट के लोगों की चाय पार्टी तथा उनसे बहुत हेल मिल मिलाने के विरुद्ध रही है। मैं समझता हूं कि वही बात अब कांग्रेस को, जिसकी शक्ति किसानों पर निर्भर है, अपने प्रतिनिधियों को जमींदारों से घनिष्ठता पैदा करने से रोकने के लिए बरतना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा असर होगा। किसानों के इस पहले प्रदर्शन से ही ऊपर के बहुत नेता चिढ़ गए हैं। अभी तो उन्हें सबसे बड़े बड़े प्रदर्शनों के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद कल कांग्रेसी मंत्रिमंडल 2-4 बहाने ढूंढकर सलामी सर्टिफिकेट को भी रखने जा रहा है। ये सलामी सर्टिफिकेट क्या है, ये मुझे कोई संज्ञान नहीं है। यदि आप में से कोई इस बारे में जानते हो या कहीं पढ़ा हो कभी गलती से भी, तो प्लीज हमारा भी मार्गदर्शन करें। जमींदारी प्रथा के उठाने तथा जमीन पर कम से कम जोतने वाले ही का हक दिलाने की बात तो दूर रही, अगर कोई इस तरह की कमजोरी मंत्रियों ने दिखलाई तो किसान फिर अंधेरे में नहीं रहेंगे। पिछला प्रदर्शन तो एक ब एक हुआ था, उसके लिए विशेष संगठन या प्रचार किया गया था, लेकिन अगले जाड़ों की बैठक में सारे प्रांत के किसानों को एक संगठित प्रदर्शन पटना में होना चाहिए। तो अब वो प्रदर्शन किस तरीके से होना चाहिए और कितना सुव्यवस्थित और सुसंगठित होना चाहिए, उसकी रूपरेखा बता रहे हैं अब आगे। इसके लिए किसान कार्यकर्ताओं को पहले से तैयारी करनी चाहिए। बिहार प्रांत के हर एक जिले से नहीं, हर एक थाने से चुने हुए किसानों की टोलियां पैदल चलें और उनके ठहरने आदि का स्थान पहले से निश्चित कर दिया जाए। कहां पर एक जिले की सारी टोलियां इकट्ठी हों, इससे भी पहले ही तय कर लिया जाए, और फिर सभी किसान कब पटना में एकत्र होते हैं इसका भी निश्चय कर लिया जाए। टोलियां राह चलते हर जगह किसानों के अधिकार और कर्तव्य का प्रचार करती आवे। साथ ही योग्य नेताओं के अधीन इतने दिनों की यात्रा में उन्हें अनुशासन का पालन करने तथा संगठित होने का भी अच्छा अवसर मिलेगा।
तो यहाँ 2-3 अहम महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ वे इशारा कर रहे हैं। और अभी मौजूदा किसान आंदोलन जो अभी कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और कितने सुव्यवस्थित तरीके से वे चला है, साल भर से ऊपर वे चला है। और कहीं कोई दंगा फसाद नहीं, सरकार की तरफ से और जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों ने भरपूर कोशिश करी किसान आंदोलन को बदनाम करने की, लेकिन जनता और किसान दोनों ही इस आंदोलन के प्रति इतने सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सजग थे कि कहीं से कोई भी बदनाम करने की चालें सफल ना होने दी उन लोगों ने। तो वही सारी बातें यदि आप सोचेंगे तो ये लेख में सब आपको समझ में आता रहेगा। 1 लाख किसानों को उस दिन पटना में जमा कर देना कोई मुश्किल बात ना होगी, लेकिन संख्या चाहे जितनी हो पूर्ण तथा संगठित होनी चाहिए। उनके जुलूस के देखने से ही जिसमें मालूम हो जाए कि वे किस जिले किस थाने से आए हैं, इसका भी प्रबंध होना चाहिए। किसानों की मांगों को स्पष्ट सादे सादे शब्दों में लिखकर हर एक थाने में के अधिक से अधिक किसानों के दस्तखत या निशान करवाने चाहिए, या सारे दस्तखत किए हुए कागज एक संदूक में बंद कर उसे 2 किसान अपने कंधे पर आगे आगे ले चलें। उस बक्स के सामने बड़े से मोटे अक्षरों में कितने किसानों के दस्तखत हैं, उनकी संख्या तथा थाने और जिले का नाम रहना चाहिए, जिसमें दर्शक को पूछने की जरूरत ही ना पड़े। तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को सामने रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यदि आप भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज का पहला लेख यदि संज्ञान में ले कि पंजाब में जो राजनीतिक आंदोलन का पहला उभार उन्होंने लिखा था, उसमें भगत सिंह स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इस लेख को लिखने का मकसद ये नहीं है कि भविष्य में भी सेम तरह के आंदोलन होंगे और सेम तरह की परिस्थितियां होंगी, हमेशा वे बदलती रहती हैं और आंदोलन का स्वरूप बदलता रहता है। लेकिन ये लेख इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जनता जो है वो एजुकेट हो सके कि आंदोलन किस तरह करना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी रह गई हो तो वह आगे के आंदोलन में उसको ओवरकम कर लेना चाहिए, इस बाबत ये लेख लिखे जाते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने भी सेम वही सारी चीजें लिखी हैं और इस किसान आंदोलन में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे लेख का प्रतिरूप ही इस बार किसान आंदोलन में था। तो इसीलिए इन सब चीजों को लिखना बहुत जरूरी है और उससे भी कहीं जरूरी है इनको पढ़ना। एक जिले की टोली के इकट्ठा होने पर थाने थाने की टोलियां आगे पीछे चले और हर एक थाने की टोली के साथ उसके दस्तखतों का बक्स हो। जिले की दस्तखतों की संख्या को जिले के साइन बोर्ड के साथ दिखलाया जाए और उसी तरह किसान यात्रियों की संख्या को भी। यह सब इसलिए होना चाहिए कि लोग समझ जाएं कि पटना में जितने लोग आए हैं वे ही किसानों के अधिकार के लिए नहीं तैयार हैं, बल्कि उनके पीछे बहुत भारी संख्या है और यदि उसे रोका ना जाता तो प्रदर्शन कई गुना अधिक बड़ा होता है। तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो इस बार के किसान आंदोलन में हमने बखूबी देख लिया। संख्या से ही सरकार के मन में डर पैदा हो गया और वह बैकफुट पर चली गई। किसानों और खेतीहर मजदूरों का अधिकार अंत में आकर एक ही समस्या के 2 रूप हैं। इसमें शक नहीं कि खेतीहर मजदूरों की अवस्था शोचनीय है और उनका हल होना चाहिए, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम सभी क्रांति एक साथ नहीं कर सकते। कोई सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं लड़ सकता, ये बहुत जरूरी बात है। एक समय में एक ही मुद्दा उठाया जाना चाहिए और उसके बाद दूसरी तरफ बढ़ना चाहिए। ये तो एक बहुत बेसिक सी बात है जो राहुल सांकृत्यायन जी हमें समझा रहे हैं। हर फ्रंट पे एक साथ लड़ना कोई जरूरी नहीं, कुछ आगे के लिए भी छोड़ देना चाहिए। और यदि आप देखें, हम बच्चे को सिखाते हैं कि जब पहला पैर जम जाए तभी वे दूसरा उठाए, उसी तरीके से ये बात है। खेतीहर मजदूरों को किसानों से लड़ाने के लिए जमींदार कोर कसर बाकी नहीं लगा रहे हैं और जमींदारों को वोट दिलाने के लिए दौड़ करने वाले, कांग्रेस का विरोध करने वाले लोगों के दिल में जिस प्रकार खेतीहर मजदूरों के प्रति दया छलछल आई है, उससे तो किसानों और खेतीहर मजदूरों दोनों को सावधान हो जाना चाहिए कि जो दया है वह दिखावा है। इसी बात को वे कह रहे हैं। जैसे हमारे प्रधान सेवक जी बात बात में जो दिखावा करते हैं और ठीक आचरण उसके विपरीत करते हैं।
बिहार ने कई बार देश का पथ प्रदर्शन किया है, इस बार उसके किसान भारत के किसानों को रास्ता दिखाएंगे। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात होती है, राहुल सांकृत्यायन जी इतनी बड़ी बात यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन इस बार के किसान आंदोलन में बिहार से किसानों का न पहुंचना काफी अचंभित करता है, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का ये लेख यहाँ पर समाप्त होता है, और ये आपको किस तरह लगा, आप इससे कुछ समझ भी पा रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे आजकल नहीं पता चलता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यदि आप कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, और साथ साथ मेरा भी जो एनरिचमेंट है इन लेखकों को पढ़ने का, यदि आपके नज़र में इनकी लिखी हुई कोई और बात है तो उसको भी हमारे संज्ञान में डालिए, जिससे कि हम भी इन लेखों को थोड़ा और ज्यादा एनरिच कर सकें आपके सामने पाठन के दौरान। इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है, लेकिन अंबेडकर नामा के साथ साथ आप हमें अंबेडकर नामा ग्लोबल और बहुजन विजडम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।